और इसी खबर पर बात करने के लिए राजेश राज जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, एनडीए की जो संसदीय दल है उसकी बैठक में साफ तौर पर जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनका औपचारिक स्वागत किया गया और ये भी कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि जो विपक्ष है उनसे समर्थन की अपील की गई है। हाँ बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में उनका जोरदार अभिनंदन किया। और सिर्फ प्रधानमंत्री ने अभिनंदन नहीं किया बल्कि एनडीए के जो तमाम सहयोगी दलों के जो नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट, उसके द्वारा और तमाम जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। तो एनडीए के जो तमाम घटक दलों के नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल जो हैं, वो भी स्वागत करते हुए देखे गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद पर एक ऐसे व्यक्ति को आसीन करने की तैयारी एनडीए की तरफ से की गई है जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक नज़ीर है। और शायद यही वजह है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में यह अपील भी की गई कि विपक्ष के जो लोग हैं वो आम सहमति से इस मुद्दे पर साथ आएं और उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको एक आम सहमति के जरिए उपराष्ट्रपति चुनने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ और इसके अलावा तमाम जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर बात भी की गई। और एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज औपचारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका जोरदार वहां पर परिचय कराया गया और एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया, अभिनंदन किया। और उनके बारे में जब बैठक खत्म हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व रहा है, अगर इस गरिमामयी पद पर वो चुने जाते हैं तो निश्चित तौर पर देश गौरवान्वित होगा। और साफ तौर पर अगर हम सीपी राधाकृष्णन के पूरे व्यक्तित्व की बात करें तो जैसे आपने कहा कि वो एक नज़ीर है, साथ ही साथ उनका राजनीतिक जो सफ़र है वो भी अपने आप में काबिल तारीफ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। चाहे गवर्नर झारखंड के तौर पर हो या गवर्नर महाराष्ट्र के तौर पर हो, एक सांसद के तौर पर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर हो, उनका संपूर्ण जीवन दक्षिण भारत से दिल्ली के लुटियंस तक की अगर बात हम करें तो उनका संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं एक सामान्य कार्यकर्ता से उपराष्ट्रपति पद का जो सफ़र होगा वह निश्चित तौर पर एक सामान्य कार्यकर्ता को बहुत ऊर्जा देने वाला होगा, एक ऊर्जावान करने वाला होगा। क्योंकि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग जब देश की मुख्य सत्ता पर काबिज होंगे तो एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि सामान्य जो लोग हैं वह भी देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर काबिज हो सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, रामनाथ कोविंद की बात करें, अभी महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। निश्चित तौर पर अगर उपराष्ट्रपति के पद पर पिछड़े वर्ग से आने वाले सीपी राधाकृष्णन का चयन अगर होता है तो निश्चित तौर पर देश के लिए गर्व का विषय होगा। और दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु से वो आते हैं और तमिलनाडु को भी के लिए भी एक बड़ा गर्व का क्षण होगा जब उनके एक बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं। विपक्ष के तरफ से कल भी खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर बैठक हुई थी। विपक्ष क्या उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करता है या आम सहमति बनाकर उपराष्ट्रपति पद का चयन करता है? क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है राजेश, क्योंकि जो है बिल्कुल राष्ट्रपति के पास होता है। आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया क्योंकि इंडी गठबंधन की भी आज बैठक है। ऐसे में अगर विपक्ष जिस तरह से आह्वान किया गया, अपील की गई है, अगर वो नहीं मानता तो किस तरह से वो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है और उनके जहन में कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं? देखिए आंचल, जहाँ तक नाम का सवाल है तो कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी जो एक महत्वपूर्ण पार्टी है तमिलनाडु में डीएमके की तरफ से ये पेशकश की गई है कि डीएमके के किसी सांसद को उम्मीदवार बनाया जाए। उसका एक सबसे जो बड़ा उदाहरण ये है
कि जब भी सोशल इक्वेशन में विश्वास करने वाली जो पार्टियां होती हैं वो कई बार दलों की सीमा लांघ कर इन पदों पर वोटिंग करती हैं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें दलीय सीमा नहीं होती है, किसी भी दल के द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जाता है, यानी कि क्रॉस वोटिंग की संभावना व्यापक तौर पर दिखाई पड़ती है। लिहाजा आपको याद हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब हेमंत सोरेन जो यूपीए के साथ हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों साथ थे, इसके बावजूद नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद का इस आधार पर समर्थन किया था राष्ट्रपति पद पर कि वो बिहार के गवर्नर हैं। इसी तरह से प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति पद पर चुने जा रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया था, जबकि ममता बनर्जी उस समय यूपीए के साथ नहीं थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में प्रतिभा पाटिल जब उम्मीदवार हुई थी तो प्रतिभा पाटिल को भी संपूर्ण महाराष्ट्र के हर दल ने उनका समर्थन किया था। तो यह एक परिपाटी रही है कि अपने अपने सामाजिक समीकरणों को साध कर और अपने जो उनके दलीय कंपल्सन है, जो सियासी कंपल्सन है, उसको ध्यान में रखकर लोग वोटिंग करते हैं। लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि तमिलनाडु की तमाम पार्टियां सीपी राधाकृष्णन को समर्थन कर सकती है। इसलिए कांग्रेस ड्राइविंग सीट की लालच को छोड़कर डीएमके या अन्य किसी सहयोगी को अगर उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं जो वोट राज्य के नाम पर सीपी राधाकृष्णन के साथ जा सकते हैं उनको रोका जा सकता है। ऐसी खबरें लगातार सत्ता के जो शीर्ष गलियारे हैं, संसद के गलियारे से छन छन कर बाहर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी क्या भूमिका होती है। लेकिन जहां तक नंबर्स की बात करें, छोड़ती है, अगर ड्राइविंग सीट का लालच छोड़ती है और अपने सहयोगी दलों को अगर ये सीट देती है तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। हालांकि एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई पड़ रहा है। जो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वही अंकगणित जो है बात करेंगे तो एनडीए का आंकड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन विपक्ष जो है वो हर हाल में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, अंकगणित के लिहाज से नंबर्स मजबूत है एनडीए के पास, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार सीपी राधाकृष्णन ही क्यों, ये दांव आखिरकार एनडीए ने क्यों खेला? देखिए, एनडीए के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो है वो दक्षिण भारत के कई राज्यों में चुनाव है, खास करके तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ बढ़ाना चाहती है। आपने देखा कि केरल में बीजेपी ने बहुत मशक्कत करके वहाँ पर सफलता अर्जित करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि कर्नाटका के अलावा विंध्याचल पार कर्नाटका में उन्हें सबसे पहली बार भाजपा को सफलता मिली थी, और उसके बाद बीजेपी सत्ता में रही लेकिन सत्ता से वहां बाहर हो गई है। तो भाजपा की कोशिश है कि संपूर्ण हिंदी पट्टी में जिस तरीके से बीजेपी की धमक दिखाई पड़ती है उसी तरह दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी अपना प्रसार बढ़ाना चाहती है। आपने देखा कि अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूती के साथ काबिज है। अब बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्यों में सत्ता में आना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। जैसे गठबंधन के साथ ही चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है उसमें बीजेपी भी शामिल है, और बीजेपी जो है वो एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तमिलनाडु हो, केरल हो, इन राज्यों में बीजेपी अपना तेजी से पांव पसारे। लिहाजा सीपी राधाकृष्णन, जिनका भारतीय जनसंघ से नाता रिश्ता रहा है, आरएसएस के एक मजबूत सिपाही वो रहे हैं और बड़ा ही एकेडमिक व्यक्तित्व उनका रहा है, आध्यात्मिक जो है व्यक्ति रहे हैं और सरल स्वभाव के हैं। अभी हम आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को ले चलते लोकसभा, जहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो कुछ बोल रहे हैं, आइए पहले वो सुनते हैं।